मोदी सरकार को समझना पड़ेगा कि गलत घोड़े पे दांव उन्होंने क्यों लगाया। अब भारत को एक बहुत ही काबिल पॉलिटिकल फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार आपको पिछले 4-5 महीनों से आपको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 10-11 सालों के अंतर्गत ऐसी स्थिति कैसे पैदा कर दी कि आज चीन भी आपका दुश्मन है, आज अमेरिका भी आपका दुश्मन है। आज ही खबर छपी हुई है कि अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान में उनका जो ऑयल रिजर्व है उस ऑयल रिजर्व को निकालने में मदद करेंगे। अमेरिका उसको एक के बाद एक डील दिए जा रहा है उसको, और आप चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं। अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट रोज डोनाल्ड ट्रंप को बोलते हैं झूठ बोल रहा है। वो अमेरिकन बोल सकते हैं, उनका अखबार बोल सकता है, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बोल सकते। इनकी बेवकूफियों के ऊपर सिर्फ हंसा जा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश के साथ नहीं है, ये सिर्फ एक पार्टी के साथ है, ये सिर्फ एक नेता के साथ है। इनको देश दिखाई नहीं पड़ता है। 2 घंटे का प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, इतना उबाऊ भाषण मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना। एक ही चीज, नेहरू गांधी नेहरू गांधी नेहरू गांधी। अरे भाई आप बताओ आप क्या कर रहे हो। जिसका अंदेशा था वही हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। इस मामले पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष। आशुतोष जी, किस तरह से देखा जाए ये कैसी दोस्ती है? उस ट्रंप जिनको राष्ट्रपति बनाने के लिए बड़े बड़े हवन किए गए, ये कहा गया कि ट्रंप जी को भगवान के मंदिरों में जाकर प्रार्थनाएं की गई कि ट्रंप जल्दी से राष्ट्रपति बने, और अब वो 25% उन्होंने टैरिफ लगा दिया। ये कैसी दोस्ती? देखिए, मुझे तो लगता है कि भारत की विदेश नीति इस वक्त अपने सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। आप जिस डोनाल्ड ट्रंप की जीत की कामना कर रहे थे, जिनके लिए आप जाके वोट मांगने की कोशिश कर रहे थे, वो डोनाल्ड ट्रंप लगातार आपको पिछले 4-5 महीनों से आपको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा किस तरीके से उन्होंने जो भारतीय थे, जो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अमेरिका गए थे, उनको हथकड़ी बेड़ी लगाकर हिंदुस्तान को भेजा गया। कोलंबिया, वेनेजुएला, बाकी देशों ने उनका विरोध, हमने तो एक बार भी विरोध नहीं किया उसका। उसके बाद वो लगातार भारत को टैरिफ किंग करके लगातार हमको बेइज्जत करते रहे। और फिर अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद 30 बार हो चुका है, वो कह रहे कि हमने इंटरवीन किया, ट्रेड की वजह से हमने बंद करा दिया। तो ये जो अमेरिका ने जो किया है, एक चीज बिल्कुल साफ है कि वो पूरी ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है और भारत को एक तरीके से पूरी तरीके से झुकाने का काम वो कर रहे हैं कि हम 25% का आपको ये लगा देंगे, अगर आप रूस से ऑयल खरीदेंगे तो 1 अगस्त के बाद एक्स्ट्रा पेनल्टी आपके ऊपर लगा देंगे, आप रूस से हथियार क्यों खरीद रहे हैं, आप रूस से ऑयल क्यों ले रहे हैं। अरे भाई, हर देश को अपने तरीके से काम करने का अधिकार है। क्या हम अमेरिका के कहने पे चलेंगे कि हम रूस से ऑयल लें या फिर किसी और देश से हम ऑयल ना लें? ये तो हमें तय करना पड़ेगा। आप सैंक्शन लगाते हैं, आप अपने हितों की वजह से सैंक्शन लगाते हैं, हमारी वजह से तो लगाते नहीं है। तो मुझे लगता है कि 3 चीज़ें बहुत साफ हैं। एक, भारत की मोदी सरकार को समझना पड़ेगा कि गलत घोड़े पे दांव उन्होंने क्यों लगाया, पहली बात। दूसरा, उनको ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने पिछले 10-11 सालों के अंतर्गत ऐसी स्थिति कैसे पैदा कर दी कि आज चीन भी आपका दुश्मन है, आज अमेरिका भी आपका दुश्मन है, यूरोपियन यूनियन से आपकी नहीं पटती है, आप पाकिस्तान तो सबको दुनिया को मालूम है, बांग्लादेश में भी आपकी हालत ख़राब है, मालदीव से भी आप निकाल दिए जाते हैं। ऐसा क्यों है, ये सोचना चाहिए। और तीसरी बात, मुझे लगता है कि अब भारत को एक बहुत ही काबिल पॉलिटिकल फॉरेन मिनिस्टर की ज़रूरत है। जब जयशंकर को फॉरेन सेक्रेटरी से प्रमोट करके फॉरेन मिनिस्टर बनाएगा तो हम सब लोग बड़े खुश हैं, बल्कि मैंने खुद तारीफ की थी कि एक प्रोफेशनल आदमी होंगे। लेकिन साफ पता चल गया कि पॉलिटिकल आदमी होना कितना इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर को जाके ब्रीफ कर सकते हैं, उनको इनपुट दे सकते हैं। ये मुझे लगता है कि अभी भी फॉरेन सेक्रेटरी की तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लीड नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने पिछले दिनों की थी, वो तो वाकई में बहुत ही बिजार था यार। क्योंकि आपने प्रोफेशनल कहा जयशंकर के बारे में, निश्चित तौर पर सभी ये सोच रहे थे कि एक अच्छा प्रोफेशनल है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि कोई अच्छा प्रोफेशनल जो अच्छा काम किया हो वो जब उसे नेता बना दिया जाए तो उतना ही बेहतर काम करे। इसमें एक और चीज जोड़ूंगा, लेकिन उनके कई बयान आए जो नेताओं को भी पीछे छोड़ते हैं, उस तरीके के बयानबाजी वो करते हुए दिखाई दिए। तो क्या जो बयानबाजी एक नेता से अपेक्षा की जाती है उसमें तो वो आगे निकल गए, लेकिन जिस काम के लिए उन्हें लाया गया था उसमें वो पीछे रह गए? बिल्कुल, आपने सही कहा। मुझे लगता है कि जब वो पॉलिटिक्स में आए, जब फॉरेन मिनिस्टर बने, तो उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि वो एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है। उनको ये साबित करना चाहिए कि वो बहुत अच्छे विदेश मंत्री है। बजाय अच्छे विदेश मंत्री के वो ये तय करने लगे कि मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन हूं। और उसकी वजह से आप देखिए कि एक भारत का विदेश मंत्री जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा हो, उस वक्त यूरोपियन यूनियन के बारे में क्या कहते हैं, वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स। तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि अगर वो टीचर्स बन रहे हैं, अगर हमको लगातार वो उपदेश देने का काम कर रहे हैं, तो आपकी विदेश नीति क्या थी? आपने क्यों नहीं यूरोपियन यूनियन को समझाया भारत के बारे में?
आपने क्यों नहीं बताया कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद करता है? आज देखिए, आज ही खबर छपी हुई है कि अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान में उनका जो ऑयल रिजर्व है उस ऑयल रिजर्व को निकालने में मदद करेंगे। और यहां तक कहा है कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब पाकिस्तान भारत को ऑयल देगा। इससे बड़ी फेलियर क्या हो सकती है कि आप दुनिया को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादियों को समर्थन देने वाला देश है, एक रोग स्टेट है जो लगातार भारत को नुकसान पहुंचा रहा, भारत के मासूम लोगों की जान ले रहा है। अमेरिका उसको एक के बाद एक डील दिए जा रहा है उसको, और आप चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं। कहीं तो भारत को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। क्यों 30 बार डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं भारत के बारे में कि हमने जब दोनों के बीच में समझौता कराया और ट्रेड की जब हमने धमकी दी तब दोनों मान गए। एक बार तो बोलो कि झूठ बोल रहा है ये आदमी। एक बार प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, एक बार विदेश मंत्री जी नहीं, गोलमोल बातें करते। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो भारत की विदेश नीति है उसका रिफ्लेक्शन है कि अमेरिका भारत के ऊपर 25% का टैरिफ प्लस अगर रूस से हम ऑयल लेंगे तो वो अलग से हमको अलग पेनल्टी लगेगी। सर, अभी आपने जो पाकिस्तान की बात की, हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान, यानी हर भारतीय इच्छा करता है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, लेकिन इस कदम से तो वैलिडेशन मिलेगा। और दूसरा कि शहबाज शरीफ भी बहुत तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा ट्विटर पे तारीफ की है राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले की। तो भारत के लिए तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि आप आधिकारिक रूप से बोल भी नहीं पा रहे, क्योंकि कल भी जो बयान आया उस पर किसी विदेश मंत्री या विदेश सचिव या किसी कंसर्न अधिकारी या नेता का कोई हस्ताक्षर तो था नहीं, एक प्रेस रिलीज थी सामान्य जैसी पीआईबी से। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप ध्यान से देखिए, आज अमेरिका आपका दुश्मन है, एक तरीके से दुश्मनी मानना पड़ेगा। जो हरकतें कर रहा दुश्मन की तरीके से। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपके डिप्टी आर्मी चीफ ने क्या कहा, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने क्या कहा कि सीमा पर हम दो शत्रुओं से लड़ रहे थे, पाकिस्तान और चीन से। यानी दुनिया की जो दो सबसे पावरफुल कंट्रीज, अमेरिका और चाइना, दोनों से आपकी दोस्ती नहीं है। रशिया जो आपका पिछले इतने सालों से, लगभग 40-50 सालों से आपका मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड था, वो रशिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के पक्ष में बात नहीं करता है। वो आज की तारीख में पाकिस्तान से डील करता है। हम हैं कहाँ? तो इसलिए मैंने कहा ना कि भारत को अपनी पूरी विदेश नीति को बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमने पिछले 10 सालों में क्या क्या गलतियां की हैं और क्या हम गलत आदमी को हमने विदेश मंत्री बना रखा। और अगर विदेश मंत्री की गलती नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री कार्यालय को सोचना पड़ेगा कि आपका विजन क्या है। आप दुनिया को बताते हैं विश्वगुरु हैं, 140 करोड़ देश का मुल्क है, और 140 करोड़ के देश के मुल्क को एक अमेरिका का राष्ट्रपति रोज बेइज्जत करता है और हम कहते हैं अमेरिका वो तो ऐसे ही बोलता रहता है, उसकी आदत है झूठ बोलने की। अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट रोज डोनाल्ड ट्रंप को बोलते हैं झूठ बोल रहा, रोज बोलते हैं। उनकी एक लिस्ट उन्होंने जब पिछली बार आया था तो हजारों उसकी झूठ की बुलंदियां की थी। वो अमेरिकन बोल सकते हैं, उनका अखबार बोल सकता है, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बोल सकते। भाई अगर आप चुप रहे तो आपको क्या मिला? कोई हासिल हो गया हो तो मुझे बता दो। कोई फायदा देश चुप रहने से अगर कुछ आपको हासिल हुआ, उतने 25% का टैरिफ उसमें लगाया। चाइना ने जब चाइना पे इन्होंने टैरिफ लगाने की घोषणा की, चाइना ने कहा आओ मैं भी तो लगाता हूं तुम्हारे पर टैरिफ। अंत में दोनों के बीच में समझौता हो गया। तो आप चुप रहोगे तो देखिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपको एसर्ट करना पड़ता है, आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना पड़ता है। अगर आप एसर्ट नहीं करोगे, अगर आप दब्बू आपकी छवि बन जाएगी, तो दब्बू की छवि तो दुनिया में कोई आदमी पसंद नहीं करती। यहाँ के व्यक्तिगत रिश्तों में भी लोग नहीं पसंद करते। आशुतोष जी, हमारे यहाँ तो पुरानी कहावत है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को तो राहुल गांधी ने खुले संसद में चुनौती दे दी कि आप एक बार तो बोल के दिखाइए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या ट्रंप झूठे हैं। और मनोज झा ने बाकायदा सदन में कहा कि सदन को निंदा प्रस्ताव पारित कर देना चाहिए कि ट्रंप के खिलाफ जिस तरीके का उनका व्यवहार है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। बिल्कुल। और आपने बड़ी शुरुआत में बड़ी अच्छी बात कही थी ना कि हम लोग तो हवन कर रहे थे उनके लिए। ये दर्शाता है कि हमारी दृष्टि कितनी संकुचित है। आप अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन करना ही अपने आप में मतलब उस पूरी परंपरा का, उस कर्मकांड का एक तरीके से आपने नाश पीट दिया उसका। ट्रंप है कौन? मोस्ट अनवर्दी पर्सन टू होल्ड अ पॉलिटिकल ऑफिस। ऐसा कौन सा आरोप उस आदमी के ऊपर है जो नहीं है उसके ऊपर? चाहे वो महिलाओं के साथ हो, चाहे वो टैक्स इवेजन का मसला हो, चाहे वो झूठ बोलने का मसला हो, चाहे बैंकरप्सी का सवाल हो। खुद कन्विक्ट हो चुका है अमेरिका के अंदर, खुद कन्विक्ट हो चुका है। हमको इतनी सी समझ नहीं कि हम एक अच्छे आदमी के ऊपर नहीं दांव लगा के बल्कि गलत आदमी के ऊपर दांव लगा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मिडिल ईस्ट और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आपका ये सोच थी तो आप हमन कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी जाके उसके लिए वोट मांग रहे थे। ये दर्शाता है कि हमारी जो दृष्टि है कितनी संकुचित है और विचारधारा ने उसको कितना अंधा कर दिया है।
होना ये चाहिए कि भारत को हमेशा अपनी विदेश नीति में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अमेरिका के अंदर कोई भी राष्ट्रपति, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जीतता कौन नहीं जीतता इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अमेरिका से डील करना, हमें वहां कौन राष्ट्रपति से डील नहीं करना, हमें अमेरिका से डील करना, हमें चीन से डील करना, हमको रशिया से डील करना। आप जैसे कि हमने बांग्लादेश में क्या किया, बांग्लादेश में हमने अपने सारे अंडे जो है वो शेख हसीना पे डाल दिए। वहां जो जमात इस्लामी है, वहां जो बीएनपी है, वहां तो खालिद जिया है, हमने उनको कल्टीवेट ही नहीं किया। जब अचानक वहां पे सरकार गिर गई, शेख हसीना को भागना पड़ा, तो आज हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं। वहां पे हम किससे वहां बात करेंगे? क्या उनकी आर्मी से बात करेंगे? जो स्मार्ट कंट्रीज होती हैं, जो अपनी डिप्लोमेसी को परस्यू करती, चाहे अमेरिकन हो चाहे चाइनीज हो, ये आते हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मुलाकात करती है, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करते हैं, उनसे भी संबंध रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनसे संबंध रखने की कोशिश करते हैं। हम ये सब कर ही नहीं रहे, जो बेसिक्स है फॉरेन पॉलिसी को उसको नहीं कर रहे। तो ये तो होना ही था। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? आपके ऊपर टैरिफ लग गया है, आप या तो आप उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लो, दूसरा या आप इसका मुकाबला करने की कोशिश को लड़ो, या तीसरा क्या है कि अब आप एक तीसरा रास्ता खोजने की कोशिश करिए। लड़ने जो चुपचाप रहने वाली स्थिति तो खत्म हो गई, आपको चुप आपने देख लिया, लड़ने के बारे में आपके अंदर ताकत दिखाई नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है एक तीसरा रास्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारा अमेरिका के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा है और अमेरिकन को यह बात चुभती है। आप इस आपदा को अवसर में बदलिए, आप यूरोपियन यूनियन के साथ अपने संबंधों को बेहतर करिए, आप चाइना से अपने मैं फिर कहता हूं कि चाइना से हमें अपने संबंधों को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है। अगर आप चाइना से अपने संबंध को बेहतर करेंगे तो जो पाकिस्तान है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, चाइना आपको बांग्लादेश में, मालदीव में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, हर जगह से उसने एनसर्कल कर लिया आपको चारों तरफ से। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे में जब कहते हैं ना कि जब आपका शत्रु आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो तो उससे लड़ना नहीं चाहिए, ये हमारे महाभारत में लिखा हुआ है, ये हमारे चाणक्य कह के गए हैं। तो आप उनके साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश करें। जो राहुल गांधी ने संसद में 6 महीने पहले कहा था, द बिगेस्ट चैलेंज इज टू सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम चाइना, वी फेल्ड, वो तो फ्यूज हो गए पूरी तरीके से। तो ये ऐसे बड़े सवाल है। दुर्भाग्य की बात क्या है विक्रांत, आप तो अच्छी तरीके जानते हैं, किसी टीवी चैनल पे इन सब चीजों पर डिस्कशन डिबेट नहीं होता। वहां तो वाह 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 यही चलता रहता सुबह से शाम तक। इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया तो प्रधानमंत्री जी को भी लगता होगा हाँ इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया। किस तरह की स्थिति आ गई है सर, ईरान को बकायदा प्रेस रिलीज जारी कर विरोध और अपनी आपत्ति दर्ज करानी पड़ी, जो भारतीय टीवी चैनलों पर। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे लोगों के को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कोई आप सोच सकते हैं कि अगर आप पत्रकार होते और इस्लामाबाद पे कब्जा होने वाली खबर देती, आप संपादक तो हमारे नौकरी बचती आपकी आपके माफी मांगने नहीं जा सकते थे। ये तो क्षम्य अपराध था। मतलब आप कहां से आप खबर दे रहे हैं? खबर छूटना एक अलग बात होती है, खबर मिस करना एक अलग बात होती है। आप कहते इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया और चल रही खबरें। सर, ऑपरेशन सिंदूर पर अभी जब चर्चा चल रही थी तब भी ये बात उठी कि भारत दुनिया को अपने साथ नहीं कर पाया और पाकिस्तान जो है उसको अलग थलग नहीं कर पाया। लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान के साथ कोई नहीं था, इंडिया के साथ सब लोग थे। और बाकायदा अब जो है ट्रोल्स और जो बीजेपी समर्थक लोग हैं सोशल मीडिया पर, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस एजेंडे में लगे थे, वो जब ट्रंप का ये फैसला आ गया उसके बाद कह रहे हैं कि राहुल गांधी फेल हो गए इस मसले पर और राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं पूरी तरह से। इसे कैसे देखा जाए? खाली हंसा जा सकता है और इनकी बेवकूफियों के ऊपर सिर्फ हंसा जा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ एक ऐसा बड़ा तबका तैयार हो गया जो आंख बंद कर दी जिसने। और ये सब लोग पेड सिंडिकेट के लोग हैं, ये सबको पैसे मिलते हैं, सब इस तरीके से रोज नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। मुझे लगता है इन सब लोगों की अंतरात्मा मर चुकी पूरी तरीके से। ये देश के साथ नहीं है, ये सिर्फ एक पार्टी के साथ है, ये सिर्फ एक नेता के साथ है। इनको देश दिखाई नहीं पड़ता है। आप देखिए, आप दुनिया को बताने, पहली बात तो मेरा ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको इतना बड़ा डेलीगेशन भेजने की क्या जरूरत थी? और आपने डेलीगेशन भेजा, उसका फायदा क्या हुआ? आप दुनिया को मालूम है पाकिस्तान आतंकवाद करता है। अब आपको डेलीगेशन भेज के बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो है वो जो है आतंकवादी देश है। उसके बाद क्या हुआ? रशिया पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहा है, अमेरिका वहां पे ऑयल रिजर्व खोदने की कोशिश कर रहा है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उस ग्रुप का चेयरमैन बन गया, वाइस चेयरमैन बन गया है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ती। आपके साथ कौन है? तालिबान। ये कंट्रास्ट आप देखिए, आपके साथ तालिबान है, आपके साथ कौन है? इजराइल है। इजराइल क्या कर रहा है? दुनिया को मालूम है गजा में वो क्या कर रहा है। तो
अब इस पर भी अगर लोगों को लगता है कि नहीं मोदी जी बड़ा अच्छा काम करें तो गाजा पर बात करने वालों को तो अब हाईकोर्ट भी कहने लगा है कि आप देशभक्ति की बात कीजिए, देशभक्ति के बारे में सोचिए। तो वो जो रोग है ना, वो सब जगह बढ़ता जा रहा, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि स्थितियां धीरे धीरे बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं। 2 घंटे का प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, इतना उबाऊ भाषण मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना। एक ही चीज, नेहरू गांधी नेहरू गांधी नेहरू गांधी। अरे भाई आप बताओ आप क्या कर रहे हो? देश के विदेश मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए तब तक तो। रक्षा मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, उनके अपने आर्मी के जो जनरल्स हैं वो अलग बात कह रहे हैं। ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने सेना को खुली छूट दे दी। ग्रुप कैप्टन शिव कुमार कह रहा है कि हमारे तो हाथ पैर बांध दिए थे जिसकी वजह से हमारे विमान गिरे। सीडीएस चौहान कह रहे हैं कि हाँ हम विमान तो गिरे, वो मान रहे, भारत सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्या कहते हैं अजीत डोभाल कि यहाँ तो कोई मतलब कांच का शीशा भी नहीं टूटा क्योंकि किसी के पास कोई सबूत नहीं, वेस्टर्न मीडिया तो झूठ बोलता है। कैप्टन राहुल लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ राहुल सिंह क्या कहते हैं, हम तो सीमा, हमारी सीमा एक थी लेकिन दो लोगों से हम लड़ रहे थे। तो उसके बाद एयर मार्शल एपी सिंह क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो कंपनी आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो टाइम पे डिलीवरी नहीं करते, कभी नहीं डिलीवर करते। वो एयर मार्शल एपी सिंह फिर कहते हैं, इसके पहले भी वो कह चुके हैं, हमको तो अपने एयरफोर्स में 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है, हमारे पास अभी 30 ही हैं। हमको हर साल अगर 42 फाइटर प्लेन्स अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो हम तैयार नहीं है लड़ाई करने के लिए। तो ये तो स्थिति है आप आत्मनिर्भरता की। और उसकी सबसे बड़ी बात जो है, जो जिसकी तरफ कोई बोलता ही नहीं है, पिछले 17 साल में सबसे कम डिफेंस बजट है, सबसे कम इन प्रोपोर्शन टू द जीडीपी, 1.89%। 2007 से लेके 2022 तक भारत का जो डिफेंस बजट जो जीडीपी का परसेंटेज था वो 2.5, 2.6, 2.4 के आसपास था। क्या कारण है आपने बजट इतना कम कर दिया 1.89, जबकि गालवान पे चीन का हमला हो चुका है। चीन ने किया था ना सारी हरकत। तो चीन एक तरफ आपको चीन से लड़ना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से लड़ना है, और आपका डिफेंस बजट कम होता जा रहा है। और चीन का जो डिफेंस बजट है वो भारत के डिफेंस बजट का 4 गुना ज्यादा है। आप इसी में खुश हैं कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो हमारा डिफेंस बजट उनसे 9 गुना ज्यादा है। अरे भाई आपका 9 गुना इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपकी आबादी, आपका ज्योग्राफी पाकिस्तान से कितनी गुना बड़ा है, तो आपको हर जगह अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। और चीन पाकिस्तान दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो हम डिफेंस बजट घटाए जा रहे हैं 17 साल का सबसे कम। अगर आप ये बात कहिए तो कहें आप तो देशद्रोही हैं, आप तो देश के साथ नहीं हैं। आप ये बात कह रहे हैं सर, लोग तो उसी पे जो मीम बनते हैं कि पाकिस्तान कटोरा लेके जा रहा है दुनिया में, उसी से खुश हो जाते हैं। तो ये सब बातों पर चर्चा करना कहाँ, सारे लोग जो हैं, अब कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि इस देश में रहने वाला हर आदमी देशभक्त है, ये सारे लोग दरअसल देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और एक अलग से ख्याली दुनिया बना के रह रहे हैं जिसमें अपने नेता को प्रोटेक्ट करना, अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करना, अपनी विचारधारा को प्रोटेक्ट। सर एक सवाल ये जानना चाहूंगा, आपने अभी क्योंकि पड़ोसियों की बात की कि चाइना हमारा पड़ोसी और बाकी, हमने इतना बड़ा फॉरेन डेलीगेशन भेजा, दुनिया भर में भेजा, लेकिन अब कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं जब हमने दुनिया भर में भेजा तो अपने जो पड़ोस के देश थे वहां पे आपने बिल्कुल नहीं भेजा, जबकि जब आपका पड़ोसी आपके साथ नहीं है सबसे पहले तो बाकी दुनिया से कैसे साथ? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल किया। आज नेपाल तक जो है वहां चाइना घुस गया है। नेपाल जिसको आप हिंदू राष्ट्र, दुनिया का अकेला देश है जिसको आप हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं, वो भी आपके साथ एक तरीके से नहीं, वहां भी आपके साथ उनकी करेंसी में भारत के ज्योग्राफी का एक हिस्सा घुसा हुआ। भूटान के साथ भी वहां भी चाइना घुसा हुआ है, मैंने बताया श्रीलंका। आप किसी को, और रोज बांग्लादेशी की बात करते हैं। आप बताइए, आप रोज बांग्लादेशी की बात करेंगे तो बांग्लादेश आपका दोस्त होगा या दुश्मन होगा? ये सारी कार्रवाई बोल के थोड़ी होती है। आप टेलीफोन उठाइए, उनसे बात करिए, भाई हमारे यहाँ समस्या हो रही है, इतने लोग हैं, आप उनको लीजिए। रोज उसको आप पब्लिकली बोलते हैं, जब पब्लिकली बोलते हैं तो बांग्लादेश को भी पब्लिकली पोस्टर लेना पड़ेगा। वो भाई वहां भी तो पॉलिटिक्स हो रही ना। जब भारत और जिसको आपने आजाद करके एक नया मुल्क बनाया, वहां एंटी इंडिया फीलिंग हो गई। और बांग्लादेश में अगर शत्रु ताकतें अगर सत्ता में हैं तो हम उसका नेशनल सिक्योरिटी का जो रिपरकशंस हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। बांग्लादेश का इस्तेमाल करके लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे वो उसका फायदा उठाते थे और वहां से वो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश। बगल में आपका म्यांमार है, वहां भी इस तरीके की, मणिपुर आपसे संभल नहीं रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं बहुत ही चिंताजनक स्थितियां हैं।
उम्मीद करते हैं शायद अब इस अमेरिका के इस कदम के बाद कुछ अकल आए लोगों को। सर एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि क्योंकि हमारी विदेश नीति हमेशा से ये रही, आपने अभी जिक्र भी किया और वैसे भी ये फैक्ट है कि हम देशों से डील करते थे, किसी व्यक्ति से नहीं करते थे। तो क्या फिर एक बार ट्रम्प सरकार जो बोला गया था वो एक टर्निंग पॉइंट था इस नीति को लेकर? देखिए उसका टर्निंग पॉइंट क्या था, एक बात इसको समझना पड़ेगा। आपने जब ट्रम्प हार रहा था, जब ट्रम्प हार रहा था तब आपने कहा आपकी बात ट्रम्प सरकार, तो आपने डेमोक्रेट्स को नाराज कर दिया। और जब आप ट्रम्प को के लिए वोट मांग रहे थे तो चाइना को लगा कि आप तो अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए हैं, आप इतनी दोस्ती हो गई कि आप उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो डेमोक्रेट्स अमेरिका के अंदर नाराज हुए और उसके बाद चाइना यहाँ आपसे नाराज हो गया। और इस बार की स्थिति देखिए क्या अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई कि जब अमेरिका जा रहे थे भारत के प्रधानमंत्री तो ट्रंप ने कहा कि माय फ्रेंड मोदी इज कमिंग टू मीट मी, और आप उनसे मिलने नहीं गए। तो डेमोक्रेट्स को पहले आपने नाराज कर रखा। अब ट्रंप को लगा यार ये तो इसने मेरी बेइज्जती कर दी, आदमी वो राष्ट्रपति है। तो सोच नहीं है, जो एक दूरगामी सोच होनी चाहिए वो नहीं है। बार बार तो नेहरू जी की बातें आ जाती है नहीं तो वो मनोज झा ने अच्छी बात की कि नेहरू जी के खिलाफ FIR दर्ज करा दो शायद उसी से कोई हल निकले। खैर इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, नेहरू कॉम्प्लेक्स जो मोदी सरकार को है ना, ये बहुत ही जिसे कहते हैं एक्यूट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का प्रमाण है। एक्यूट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और इसी तरीके का उदाहरण अमेरिका में मिलता है, जहां रिचर्ड निक्सन, जिसको बाद में वाटरगेट में हटना पड़ा था, अकेला राष्ट्रपति उसने इस्तीफा दिया था, इंपीच हुआ था, उसके अंदर जॉन एफ कैनेडी को लेके ये कॉम्प्लेक्स था। तो लोग कहते हैं जो आज भारत में दिखाई पड़ता हर चीज के लिए नेहरू, उसी तरीके से निक्सन को भी हर चीज में कैनेडी दिखाई पड़ता था। तो इसको मैं कहता हूं निक्सन्स कैनेडी कॉम्प्लेक्स। तो कारण क्या है कॉम्प्लेक्स का? वो देखो, वो भाई कुछ लोग करिश्माई होते हैं, आप उसको मतलब आप इनकलकेट माने या ना, आप देखिए शशि थरूर कुछ भी कहता है, लेकिन बिल्कुल। तो नेहरू एक करिश्माई व्यक्तित्व थे, गांधी जी एक करिश्माई व्यक्तित्व थे। ये लोग उस करिश्मा को हासिल नहीं कर पाए और उससे हमेशा जलते रहे। यही हाल रिचर्ड निक्सन का भी साथ। रिचर्ड निक्सन को लगता था मैंने दुनिया की राजनीति को बदल दिया, मैंने चीन और अमेरिका की दोस्ती करा दी, मैंने वियतनाम वॉर खत्म कर दिया। लेकिन अमेरिकन अभी भी कैनेडी को मानते हैं, जबकि वो कैनेडी कितने साल था, 3 साल के आसपास उनका मर्डर हो गया था। तो अगर आप उस कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं तो उसका कुछ इलाज नहीं हो सकता। तो क्या इसे जो हम हिंदी में कहते हैं कि अगर आप किसी से बड़ी लकीर ना कर पाओ तो अपनी उनकी मिटानी शुरू कर दो, तो क्या उसी में लगे? बिल्कुल उसी में लगे हुए हैं। आप देखो 2016 के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था की हालत क्या है। मैंने कहा ना कि डिफेंस बजट 17 साल का सबसे कम है और हमको चीन और पाकिस्तान से लड़ना है और हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आपका स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट ऑन डिफेंस जो है उसका रिकमेंडेशन है कि आप डिफेंस बजट को 3% करिए। अभी अर्न्स्ट एंड यंग की रिपोर्ट आई है आर्मामेंट्स वगैरह पे, उसने कहा है कि भारत का जो डिफेंस बजट है वो 3% होना चाहिए। और हमारी जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है जिसका कहना है कि भारत को 3% डिफेंस बजट के साथ साथ नॉन कोलैप्सिबल मॉडर्नाइजेशन फंड बनना चाहिए कि वो फंड कभी कम ना हो। हमारे यहाँ को ध्यान ही नहीं सकती। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत सरकार अपनी विदेश नीति और दुनिया भर के देशों के साथ कैसे संबंध रखे जाए इस पर दोबारा से विचार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, और आप सभी से अनुरोध कि आप स्वतंत्र को देखते रहिए, हमारे साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।